हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है उसको हम समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी और दिल्ली के सुल्तान। तो यह अध्याय लगभग 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के विकास और दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में है। और इस अवधि में दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजधानी बनी और अलग अलग राजवंशों ने यहाँ शासन किया। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच जो दिल्ली का इतिहास है उसी के बारे में चैप्टर है। ठीक है, फिर आता है दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर कैसे बनी। तो 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली का महत्व बहुत अधिक नहीं था। दिल्ली पर पहले तोमर राजपूतों का शासन था। बाद में अजमेर के चौहान शासकों ने तोमर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। तोमर और चौहान शासकों के समय दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनी। यहाँ अनेक व्यापारी रहते थे। कई मंदिरों का निर्माण हुआ। यहाँ बनाए गए सिक्के दूर दूर तक प्रचलित थे। बाद में दिल्ली एक ऐसी राजधानी बनी जहाँ बड़े भूभाग पर शासन किया जाने लगा। ठीक है, फिर आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से आशय उस मुस्लिम शासकों मतलब उन मुस्लिम शासकों के शासन से है जिन्होंने दिल्ली की अपनी राजधानी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर भारत के बड़े क्षेत्रों पर शासन किया। ठीक है, लगभग 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर कई राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, मुख्य राजवंश कौन से थे? तो गुलाम वंश, ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, इन्हें सामूहिक रूप से दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख राजवंश कहा जाता है। ठीक है, जाते हैं इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास को समझने के लिए इतिहासकार कई स्रोतों का उपयोग करते हैं। प्रमुख स्रोत अभिलेख, सिक्के, इमारतें, शासकीय दस्तावेज। ठीक है, यात्रियों के विवरण, इतिहासकारों द्वारा लिखे गए ग्रंथ। ठीक है, जाता है दिल्ली इतिहासकार और इतिहास लेखन। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों के समय इतिहास लिखने वाले लोगों को प्राय इतिहासकार या दरबारी लेखक कहा जाता था। वे अक्सर सुल्तानों के दरबार में रहते थे, राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करते थे, शासकों की नीतियों को लिखते थे, कभी कभी शासकों को शासन के बारे में सलाह भी देते थे। इन इतिहासकारों की भाषा प्राय फारसी थी क्योंकि फारसी प्रशासन और दरबार की महत्वपूर्ण भाषा थी। ठीक है, उस समय जो थी फारसी भाषा प्रशासन और दरबार की महत्वपूर्ण भाषा थी, इसलिए इन लोगों की जो भाषा, इतिहासकारों की जो भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, फिर आता है न्याय का चक्र। इस समय एक महत्वपूर्ण विचार था न्याय का चक्र। ठीक है, इस विचार के अनुसार राजा, सेना, किसानों से प्राप्त राजस्व, समृद्ध किसान, राजस्व, सेना। ठीक है, इसे अगर सरल भाषा में समझे तो राजा को सेना की आवश्यकता होती है, सेना को वेतन चाहिए, वेतन के लिए राजस्व चाहिए, राजस्व किसानों से मिलता है, किसान तभी दे सकते हैं राजस्व जब वो समृद्ध हो, खुशहाल हो। इसलिए राजा को न्यायपूर्ण और अच्छा शासन करना चाहिए। इस प्रकार राजा और प्रजा एक दूसरे पर निर्भर थे। ठीक है, फिर आता है दिल्ली के सुल्तानों की प्रमुख राजवंशीय श्रृंखला। तो पहला जो राजवंश है वो है गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक। प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, ठीक है, बलबन। ठीक है, और फिर दूसरा आता है खिलजी वंश, 1290 से 1320। प्रमुख शासक जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर आते हैं तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी। प्रमुख शासक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिर आता है सैयद वंश, 1404 से 1451 ईस्वी। यह वंश दिल्ली सल्तनत के बाद के चरण का एक राजवंश था। ठीक है, अब फिर आता है लोधी वंश। तो प्रमुख शासक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये मतलब लोधी वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, फिर आते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक सुल्तानों में से एक थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया, अनेक विद्रोहों को दबाया, दिल्ली को महत्वपूर्ण राजधानी बनाया, प्रशासन को व्यवस्थित किया। उनकी पुत्री रजिया बाद में दिल्ली की सुल्तान बनी। ठीक है, फिर आते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र प्रमुख महिला सुल्तान थी। वे 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी। रजिया योग्य शासक थी, स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहती थी, दरबारी अमीरों के प्रभाव को कम करना चाहती थी, लेकिन कई शक्तिशाली अमीर उनके शासन से खुश नहीं थे। ठीक है,
दिल्ली सल्तनत का विस्तार। दिल्ली दिल्ली सल्तनत का विस्तार। दिल्ली के सुल्तानों के समय, मतलब दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखना। सुल्तानों को दूर दराज के क्षेत्रों पर अधिकार करना पड़ता था, विद्रोहों को दबाना पड़ता था, स्थानीय शासकों को नियंत्रण करना पड़ता था, सेना को बनाए रखना पड़ता था। ठीक है, फिर आता है साम्राज्य के विस्तार की कठिनाइयां। तो दिल्ली से दूर स्थित क्षेत्रों पर शासन करना कठिन था क्योंकि यातायात के साधन सीमित थे, संदेश पहुंचने में बहुत समय लगता था, स्थानीय शासक, ठीक है, स्थानीय शासक विद्रोह कर सकते थे। ठीक है, सेना को दूर दूर तक भेजना कठिन था। इसी कारण सुल्तानों का नियंत्रण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तर का था। ठीक है, फिर आता है खिलजी और तुगलक शासकों का विस्तार। खिलजी और तुगलक शासकों ने दिल्ली सल्तनत का बहुत विस्तार किया। उन्होंने भारत के बड़े क्षेत्रों पर अधिकार किया, दक्षिण भारत की ओर अभियान भेजे और अनेक राज्यों को अपने अधीन करने का प्रयास किया, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य नियंत्रित करना कठिन था। ठीक है, फिर आता है प्रशासन व्यवस्था। सुल्तानों ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। वे कर वसूलते थे, कानून व्यवस्था देखते थे, सेना का प्रबंध करते थे, शासकों के आदेशों को लागू करते थे। ठीक है, और सुल्तान अपने भरोसेमंद अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदवी देते थे। ठीक है, फिर आते हैं एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में एकता महत्वपूर्ण थी। एकता क्या थी? सुल्तान अपने अधिकारियों को वेतन के बदले किसी क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार देते थे। ठीक है, जो उनके अधिकारी थे उनको वेतन के बदले किसी विशेष किसी भी क्षेत्र से उनको राजस्व वसूलने का अधिकार देते थे, और इस क्षेत्र को एकता कहा जाता था। जिस क्षेत्र वो उनको देते थे राजस्व वसूलने के लिए, उसे एकता कहा जाता था। जिस अधिकारी को एकता दी जाती थी उसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। ठीक है, फिर आता है इक्तादारों के कार्य। तो इक्तादार अपने क्षेत्र से कर वसूलते थे, सैनिकों को बनाए रखते थे, कानून व्यवस्था बनाए रखते थे, सुल्तान के आदेशों का पालन करते थे। इसका को अपनी आय का प्रयोग प्रशासन और सेना के लिए करना पड़ता था। ठीक है, जो इक्तादार थे उनको अपनी जो आय का उपयोग था प्रशासन और सेना के लिए करना पड़ता था। ठीक है, फिर आते हैं इक्तादारों पर नियंत्रण। तो सुल्तान इक्तादारों को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं छोड़ते थे, इक्तादारों का स्थानांतरण करते थे, उनके कार्यों की जांच करते थे, राजस्व का हिसाब लेते थे। इससे सुल्तान अपनी शक्ति बनाए रखते थे। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, मजबूत सेना बनाई, मंगोल आक्रमणों का सामना किया, बाजारों पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने अनाज, कपड़े, घोड़े, दास और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखा। इसका एक उद्देश्य था कि सैनिकों को अपेक्षाकृत कम वेतन में भी आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कई योजनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके शासन में राजधानी बदलने का निर्णय लिया गया, तांबे के सिक्कों को चलाने का प्रयास किया गया, साम्राज्य के विस्तार के लिए कई अभियान किए गए। ठीक है, उनकी कुछ योजनाएं सफल नहीं हो सकी। ठीक है, कहते हैं राजधानी का स्थानांतरण। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली और दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था। राजधानी बदलने के पीछे उनका उद्देश्य था साम्राज्य के केंद्र पर बेहतर नियंत्रण। ठीक है, और उत्तर दक्षिण दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण। लेकिन यह योजना बहुत कठिन सिद्ध हुई। बाद में राजधानी फिर दिल्ली ले जाई गई। ठीक है, फिर आते हैं टोकन मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य देने का प्रयास किया। इसे टोकन मुद्रा कहा गया, लेकिन लोगों ने नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। सिक्कों पर विश्वास कम हो गया, योजना सफल नहीं हुई। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई, सिंचाई को बढ़ावा दिया, अनेक इमारतें बनवाई, प्रशासन में कुछ सुधार किए। उन्होंने जन कल्याण के कार्यों पर भी ध्यान दिया। फिर आते हैं दिल्ली की सीमाएं। दिल्ली के सुल्तानों का प्रभाव पूरे महाद्वीप पर हमेशा समान नहीं था। कुछ क्षेत्रों में सुल्तान का सीधा नियंत्रण था, दूर के क्षेत्रों में स्थानीय शासक कर देते थे। ठीक है,
नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करते थे और अवसर मिलने पर विद्रोह भी कर देते थे। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक नियंत्रण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहा है। फिर आते हैं दिल्ली सल्तनत की मुख्य चुनौतियां। सुल्तानों के सामने प्रमुख चुनौतियां थी विद्रोह, मंगोल आक्रमण, ठीक है, दूर दराज के क्षेत्रों पर नियंत्रण, शक्तिशाली अमीरों का प्रभाव, प्रशासनिक समस्या, राजस्व की व्यवस्था। फिर आते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे कि सल्तनत क्या होती थी? सल्तनत जो होती सुल्तान द्वारा शासित राज्य। अब सुल्तान क्या होता था? मुस्लिम शासक की एक उपाधि है जिसका नाम है सुल्तान। और इसका क्या होता था? राजस्व वसूली के लिए अधिकारी को दिया गया क्षेत्र। फिर इक्तादार क्या होता था? इक्तादार या मुफ्ती, इक्ता का प्रशासन संभालने वाला अधिकारी। राजस्व क्या होता था? राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर। दरबारी इतिहासकार, राजा या सुल्तान के दरबार में रहकर इतिहास लिखने वाला लेखक। टोकन मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य उसके धातु मूल्य से अधिक निर्धारित किया गया हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।